तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट अनलॉक। यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना एपिसोड। तो जो बैंक ने इन्फ्लेशन ले आया सिस्टम में, तो गवर्नमेंट ने उनसे ये पावर छीन ली कि भैया आप पैसा नहीं प्रिंट करेंगे, पैसा हम क्रिएट करेंगे। लेकिन बैंक को एक और चीज़ दी गई, एक और पावर दिया गया, कैसे बैंक उससे पैसा बना सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड न्यू कमर्शियल बैंक मनी। अब हम सबके बीच में ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, पहले मुझे भी लगता था कि भाई बैंक पैसा कैसे बनाते हैं। बैंक हम सोचते थे कि भैया हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो हम पैसा डालते हैं, मान लीजिए 100 रुपये हमारे सेविंग अकाउंट में है, तो बैंक उस पर हमें 3 या 4% का इंटरेस्ट देगा। हम आपको 3-4 रुपये दे देंगे साल के, और वो उस पैसे को घुमाएगा सब तरफ। तो ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों के जो सेविंग अकाउंट्स हैं उन्हीं को वापस में घुमाता रहेगा, इधर से उधर बांटता रहेगा और इंटरेस्ट कमाता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली में क्या होता है, बैंक क्रिएट करते हैं न्यू कमर्शियल बैंक मनी। इसका मतलब वो आपको जब लोन देते हैं, यहाँ पर आता है डेट। डेट कर्जा। वो जब आपको कर्जा देते हैं, तो मान लीजिए आप बैंक के पास गए, बोले हमें 100 रुपये कर्जा चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपके नाम का एक अकाउंट बनाएगा, उसमें आपके नाम के सामने 100 रुपये रजिस्टर कर देगा। कंप्यूटर का नंबर टाइप करेगा, सिर्फ कोई पैसा नहीं है, हवा में से, ज़ीरो में से उसने 100 रुपये आपके नाम के आगे लिख दिए और आपको 100 रुपये दे दिए। फिर आपको बोला गया 10% आपका इंटरेस्ट रेट है। तो जब आप पैसा वापस करेंगे, आपने 110 रुपये वापस किए, तो जब वो बैंक को 110 रुपये मिले, तो उसने वो जो 100 रुपये आपके नाम पे लिखे थे वो डिलीट कर दिया जाएगा सिस्टम में से। तो असली पैसा जो हुआ वो सिर्फ 10 रुपये था जो आपने इंटरेस्ट रेट पे चुकाया। ऐसे ही बैंक हवा में से पैसे बनाते हैं। ज़्यादातर पैसा सिस्टम में जितना भी फ्लो कर रहा है वो सब डिजिटल में है। अराउंड 97% ऑफ द मनी इन द सिस्टम इज़ डिजिटल करेंसी। असली में ऐसा है, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। 2008 में जब क्रैश हुआ था मार्केट यूएस में, तो वहाँ के जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने टैक्स पेयर के पैसे से दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी AIG को बेल आउट किया था, $160 बिलियन का। तो उन्होंने टीवी पर आकर, पहली बार कैमरे पर आकर बोला था कि नहीं जी, ये जो $160 बिलियन हैं, ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, ये हमने प्रिंट किया हुआ है। बैंक एंड प्रिंट। और अभी फ़िलहाल में 2020 में, 2021 में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फेडरल रिजर्व ने प्रिंट किया है और अपने सिस्टम में उन्होंने डाला है इस पैसा। तो अब हम आते हैं डेट साइकिल के ऊपर, कर्जे की साइकिल की, कैसे बैंकों को कर्जा बनाना पड़ता है इस इकोनॉमी को चलाने के लिए। बेसिकली असली में जो डेट है, जो कर्जा है, वही असली रीज़न है हमारी इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के पीछे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो स्टूडेंट है, जो एक प्रोफेशनल है, वो जब कॉलेज से निकलता है तो उसके पास कोई पैसा नहीं होता है। उसे बोला जाता है कि आप खूब मेहनत करो और एक कंपनी में जाओ, तो वो पूरा मेहनत करता है और मंथ के एंड में जब उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, तब उसे लगता है कि हाँ, मैंने मनी क्रिएट किया, मैंने मेहनत किया, उसकी वजह से मनी क्रिएट हुआ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मनी कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं है, किसी इकोनॉमी एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं है कि आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जैसे आपने प्रोडक्शन किया कंपनी में, आपने अपनी सर्विसेज दी, आपने सामान बेचा, आपने सामान खरीदा, कंज्यूम किया, इन सब से मनी क्रिएट नहीं होता है। मनी को सिस्टम में डालना पड़ता है, सर्कुलेट करना पड़ता है। वो काम कौन करता है? बैंक। अगर मनी इसमें सर्कुलेट नहीं करेगा, अगर मनी सिस्टम में आएगा ही नहीं, डाला ही नहीं जाएगा, तो आप इसको पैदा कैसे करेंगे? इसे क्रिएट करने के लिए बैंक को डेट क्रिएट करने पड़ते हैं। कर्जे की जो साइकिल है, इसे बैंक को चलाना पड़ता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंकों के पास तो खूब पावर है, तो बैंक दबा के कर्जा देते हैं। क्यों करते थे वो ऐसा? क्योंकि उनको अपने पर्सनल जो उनके बोनस मिलते थे, उन्हें इंसेंटिव मिलता था, तो उन्होंने दबा के खूब कर्जा दिया है। उन लोगों को भी दिया जिनको वो पेमेंट नहीं कर पाते, उनको भी पहले दिया जाता था। इतना आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बैंक हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी कंपनियों को लोन दिया है जो उसे रिपे नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से डिफ़ॉल्ट होता है। इसी कहते हैं बैड लोन, NPA कहते हैं। अगर बैंक जो है वो लेंड ना करें, अगर वो कर्जा ना दें, तो नया पैसा आएगा ही नहीं सर्कुलेशन में। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है आप खूब लोन दीजिए। तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास खूब ज़्यादा लोन आ जाता है, बैड लोन्स बनते हैं, लोग डिफ़ॉल्ट करना शुरू करते हैं, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बैंक डर जाते हैं और लोन देना कम कर देते हैं, जो अभी फ़िलहाल चल रहा है। बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया है, तो इससे जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए बैंक इतने इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। ये भले ही गलती करते हैं, लेकिन इन्हें फेल नहीं होने दिया जा सकता। गवर्नमेंट इन्हें कभी फेल होने नहीं दे सकती, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी। क्योंकि क्या है ना, अभी आपका 90, जैसे मैंने कहा, 97% ऑफ द मनी इज़ डिजिटल। आपके हाथ में जो कैश है वो बहुत कम परसेंटेज है, आई थिंक 3% है, उससे भी कम है, और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डीमोनेटाइजेशन की वजह से ये रेट बहुत ज़्यादा
स्पीड में हुआ था और हमारी करेंसी ज़्यादातर डिजिटल हो चुकी है। अभी क्या है, अगर बैंक फेल करेगा तो उसके साथ जो उसके एनपीएस हैं, जो बैड लोन्स हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो जो उसके ग्राहक हैं उनके जो सेविंग्स हैं वो तो जाएंगे। अभी कितने सारे बैंक आपके सामने फेल हुए हैं, पीएमसी बैंक जैसे था, तो अभी तक लोग फंसे हुए हैं। और ऐसे 3-4 बैंक और थे जो फंस चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने जो येस बैंक था उसको बचा लिया था, एसबीआई ने अपना अच्छा पैसा डाल के उसको बचाया। एसबीआई को कितना नुकसान हुआ, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो लेके भाग गए इस देश से पैसा, वो क्या किया, उन बैंकों को, पीएनबी और ऐसे जितने बड़े बड़े बैंक हैं, इन सबको क्या है, बुरे बैंक को अच्छे बैंक्स के साथ मर्ज किया जाता है। इससे क्या होता है, इनका नुकसान कम होता है, लेकिन जो अच्छे बैंक्स का प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है। और जितना भी लॉस है वो सारा का सारा टैक्स पेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आप इससे देखिए कि कैसे हायर क्लास और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सारा बर्डन ऑर्डिनरी क्लास पे डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी क्लास के पास पावर नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। और अभी जो कंडीशन चल रही है, मार्केट भी क्रैश हुआ था और अभी पैंडमिक भी था, उसकी वजह से अभी प्रॉब्लम ये देखिए कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब आपको बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देता नहीं है। और अभी आप देखेंगे ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है, लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। लोग पैसा पैसा करते हैं लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनका जो सेविंग अकाउंट्स में पैसा था वो कम हो रहा है समय के साथ। अभी एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था 31 आई थिंक मार्च को हुआ था कि गवर्नमेंट ने स्लैश किया था इंटरेस्ट रेट, जो उन्होंने वापस ले लिया डर के मारे। तो उनकी वजह से वो एक अंदाज़ा दे रहे हैं, आपको एक सिग्नल दे रहे हैं कि आपके एफडीज़ में है उसमें भी अब रेट कम होने लगेगा। तो आप ये समझ जाइए कि आपका इन्फ्लेशन जो रेट है वो आपके सेविंग्स से तो ऊपर था ही, वो अब आपके जो एफडीज़ हैं उनके भी ऊपर चला जाएगा। तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कम हो रहा है समय के साथ। मनी एक्चुअली में कोई पेपर नहीं है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर आज से गवर्नमेंट बोले कि भैया उसको जो पेपर है उसको भूल जाइए, कल से रबड़ का एक टुकड़ा जो है वो मनी कहलाएगा, तो लोग दौड़ पड़ेंगे रबड़ निकालने के लिए जहाँ भी उनको मिल जाएगा। तो इसलिए मनी को कंसेप्ट समझिए। अब बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी माना जाता था, अभी भी है। 1971 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा लिया था। अब इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली में गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम में जितनी भी करेंसी है उसको गोल्ड से कनेक्ट किया जाएगा। अगर एक सोने के सिक्के का मतलब होता है $1, तो जितने भी सोने के सिक्के हैं साफ आप उतने ही डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या है कि पेपर जो डॉलर है वो तो अनलिमिटेड है, वो तो पेपर है, आप कितना प्रिंट कर लीजिए। लेकिन जो सोना है वो लिमिटेड फॉर्म में है, वो एक लिमिटेड अर्थ रिसोर्स है। तो आप जितना खोदेंगे ज़मीन और जितना भी प्रोसेसिंग करेंगे उसके बाद जाकर आपको सोना मिलता है। तो सोना लिमिटेड है तो डॉलर भी लिमिटेड होगा। लेकिन रिचर्ड निक्सन ने बोला ये जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में इसको हम कट कर देंगे आज से। अब आपको गोल्ड कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं है, अब आप जितना मर्जी चाहे उतना डॉलर प्रिंट कर लीजिए। इसलिए डॉलर वहाँ से कमज़ोर होना शुरू हुआ और डॉलर उस समय सबसे पावरफुल करेंसी थी। तो अभी क्या हुआ, वर्ल्ड में सारी गवर्नमेंट्स ने बोला कि भैया हम भी एक काम करते हैं, हम भी अपनी करेंसी चलाते हैं। उसके बाद एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ तो एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसे कहते हैं फिएट करेंसी। जितनी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स थी सब ने अपनी अपनी करेंसी बनाई, चाहे वो डॉलर हो, ये अपना यूरो हो, रुपी हो, येन हो, कितनी भी करेंसी हो। इसमें इसका मतलब होता है फिएट करेंसी बोला गया इनको। तो फिएट का मतलब लैटिन में होता है लेट इट बी, हिंदी में कहेंगे तो चलिए मान लीजिए ये पेपर का जो नोट है ये आज से करेंसी है। तो ये सारी गवर्नमेंट्स ने बोला कि ये फिएट करेंसी है, अब इसको ही हम मानेंगे। तो फिएट करेंसी वो करेंसी है जिसका कोई बेस नहीं है, जिसको अगर आप देखेंगे कि भैया इतने रुपए इतने गोल्ड से कनेक्टेड है, उसका कोई अब कनेक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, लेकिन और जो बैंक्स हैं उनके पास अपनी पावर है इसको बनाने की बाय लेंडिंग। बैंक आपको लोन दिए जा रहा है और अब उसे कंप्यूटर में टाइप कर रहा है। ज़्यादातर पैसा आपको पता है डिजिटल फॉर्म में है, 97% से ज़्यादा पैसा डिजिटल है, कंप्यूटर में है, असली में नहीं है। और जितना भी आपके हाथ में जो कैश है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो उसका कोई बेस नहीं है। जैसे डॉलर डिवैल्यू हो रहा है समय के साथ, उसकी वैल्यू है वो कम होती जा रही है, वैसे ही अब उस समय से लेके अब तक 1971 के बाद से इतना पैसा प्रिंट किया गया है, सरकारों ने इतना पैसा प्रिंट किया जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट थी उसके, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपनी ही करेंसी को डिवैल्यू करने की कोशिश क्यों की? तो दोस्तों इस एपिसोड में सिर्फ यहाँ तक, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ प्रोजेक्ट अनलॉक। टिल देन, दिस इज राहुल बोरा साइनिंग ऑफ।